आज से चीनी सेना की वापसी को मोदी सरकार कूटनीतिक कामयाबी बता रही है, तो राहुल गांधी ने उल्टा सवाल इस पर उठा दिए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है बाकायदा, और आरोप है कि समझौते से भारत ने अपनी जमीन गंवाई, जो कि मोदी सरकार की कूटनीतिक नाकामी है। अब इस पर बीजेपी का भी जवाब आ गया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये वजह है। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उनको मालूम पड़ता कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। वहीं सनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद गए हैं। राहुल गांधी के हमले पर उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, राहुल गांधी ने कल रक्षा मंत्री का जो बयान हुआ था चीन को लेकर, उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कायर हैं और उन्होंने अपनी जमीन जो है वो चीन को दे दी। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच चुके हैं। अब कोसी नदी के किनारे खड़े हैं, इनका कहाँ क्या हश्र होगा उसका आप अच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि ये कोई सामान्य जो बुद्धि वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। जो कुंद बुद्धि होगा उसी का ये कमाल हो सकता है। तो ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन हम कांग्रेस के कोई एडमायरर कभी न रहे हैं। हम सब तो बड़े गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन से निकले हुए, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। लेकिन हम बिना मांगी कांग्रेस को सलाह यही देंगे कि पप्पू जी को अपना कोच भी बदल देना चाहिए, कोचिंग भी बदल देना चाहिए। अन्यथा हर दिन वो नो बॉल करते रहेंगे, हर दिन वो रन आउट होते रहेंगे और कांग्रेस का बंटाधार करते रहेंगे। जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग पीएम के लिए किया है, कायर शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति को संसद की मर्यादा का पता नहीं, जो व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों का जो है सम्मान न करता हो, संसद का सम्मान न करता हो, लोकतंत्र का सम्मान न करता हो, अभी तक जो है वो लुक्का चुप्पी चल रही थी, अब जो है वो किसान आंदोलन जो है वो कांग्रेस का आंदोलन बन जाता है। कहते हैं जी हम खुद ही पदयात्रा करेंगे। तो अभी तक जो है वो सारी चीजों में ये बुरी तरह एक्सपोज हो। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की अब बात करेंगे, जहां रविवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद टनल में फंसे करीब 35 मजदूरों को बचाने की कवायद चल रही है। आज छठा दिन है ऑपरेशन का, लेकिन अब तक सुरंग में फंसे लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। वक्त तेजी से बीतता जा रहा है, लेकिन मलबे से भरी अंधेरी बंद सुरंग से उम्मीद की कोई रोशनी अब तक नजर नहीं आ रही। एनटीपीसी के तपोवन टनल में फंसे करीब 35 मजदूरों से राहत कर्मी अभी भी दूर हैं। मलबा सूखने से बुधवार शाम से टनल की सफाई के काम में तेजी आई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टनल के किनारे किनारे बह रही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे से इस वक्त टनल में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि टनल से पानी निकलना शुरू हुआ है। यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि टनल से पानी निकलना शुरू हो गया और सभी जो कर्मचारी हैं वापस उनको बुलाया जा रहा है, लोगों को पीछे किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, टनल से बाहर निकल रहे हैं, जो इस वक्त अंदर काम कर रही है। बहरहाल चंद घंटों में अलकनंदा नदी का प्रवाह शांत पड़ गया और राहत कर्मी फिर से अपने काम में लग गए। टनल से मजदूरों को निकालने का काम 2 स्तर पर चल रहा था। एक तरफ जेसीबी मशीनों से मलबे की सफाई और दूसरी तरफ ऊपर से टनल से ड्रिलिंग। लेकिन ड्रिलिंग में कामयाबी मिलती इससे पहले उसमें भी रुकावट आ गई। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है वो नीचे नहीं जा पा रहा है,
प्रयास जारी रहेगा। जितना आगे हम पहुंचते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। आखिर सिर्फ 180 मीटर लंबे टनल से मलबा निकालने में इतनी देरी क्यों? तो सुनिए जवाब। अंदर में 2 एक्सकवेटर जाने का तो जगह है नहीं, एक जाएगा लेके आएगा, उसके बाद दूसरा जा रहा है। आप लोगों को जो लग रहा है कि स्लो है, नहीं है, जो भी आप लोगों को लगता होगा, आप लोग दिन भर इधर बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। उसका कारण ये है कि एक साथ हम 5 चीज नहीं लगा सकते हैं। टेरेन का भी प्रॉब्लम है, अंदर का टनल में जाने का जगह का कमी है, तो वी हैव केप्ट 2 मशीन्स 1 by 1 कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग। लोगों के मन में सवाल अंदर फंसे मजदूरों की कुशलता को लेकर है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या उसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? प्रशासन को इन तमाम तीखे सवालों से जूझना पड़ रहा है। देखिए, इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, न जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, न एनटीपीसी वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वही करूंगा जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज्यादा लोगों के मिलने का। इस बीच कल 2 अन्य लापता लोगों के शव अलकनंदा नदी के किनारे से बरामद किए गए। इस तरह से अब तक 36 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 168 लोगों का कोई अता पता नहीं है, जिनमें से करीब 35 लोग तपोवन टनल में फंसे हैं। स्थानीय लोगों की इस आशंका के बाद कि फ्लश फ्लड में बहे लोगों के शव श्रीनगर डैम में चले गए हैं, वहां भी सर्च ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो, तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाए, तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा SDRF की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई है, वो भी नदी के किनारे चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही है ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही है 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही है, ये सब वहीं से मिल रही है। तो देहरादून से लेकर दिल्ली तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार और राहत एजेंसियां टकटकी लगाए हुए हैं। बस इंतजार है इस बात का कि कोई अच्छी खबर आ जाए, टनल में जो जिंदगियां फंसी हैं वो बच जाएं। तपोवन से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर उसमें कोई भी घटना घटती है उसका एक रिस्पांस टाइम होता है। हमारे डिजाइन के हिसाब से ये सबसे लीनेस्ट पीरियड है। यहाँ पर 15 क्यूसेक्स का फ्लो था जिस वक्त ये काम चल रहा था। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर 40 मीटर ऊंचा सैलाब आ जाता है। इस 10 मिनट के रिस्पांस के लिए तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी डिजाइन कर लें, हम फुली प्रिपेयर्ड थे। आध घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है, हमारा जो रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागना है। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते। अलकनंदा पर ग्लेशियर टूटने के बाद कई झील बन गई है जिसमें लाखों क्यूसेक पानी भर गया है। सितम इतना भर ही नहीं है, सितम ये भी है कि इन झीलों ने अलकनंदा का मुहाना बंद कर दिया है। बीच बीच में चट्टानें खिसकती हैं तो पानी नदी में आता है। भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर नरेश राणा ने उस जगह का जायजा लिया। अभी मैं यहाँ पे जो रौठी स्ट्रीम है और जो ऋषि गंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी, और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा, और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है,
क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें, ताकि इस लेक का जो साइज है वो साइज वो करेक्ट साइज जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सकता है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान है। आपको बता दें कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। इस भाई की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। बड़े भाई की बेरहमी से हत्या पर गम तो है, आक्रोश भी है। और हो भी क्यों ना, एक नौजवान पर दरिंदगी की गई, उसे पीट पीट कर मार डाला गया। ये वारदात झकझोर देने वाली है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नौजवान की हत्या हुई, इसीलिए भी क्योंकि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। परिवार बता रहा है कि रिंकू इसीलिए निशाने पर आ गया क्योंकि वो एक राम भक्त था, राम मंदिर निर्माण से जुड़ा था और बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को। पहले हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसपे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले, तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे। परिवार वालों की माने तो हत्यारों ने घर पर धावा बोल दिया। रिंकू के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता पर भी हमला बोला। इस वारदात पर अब दिल्ली की राजनीति उबल रही है। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे, उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है वारदात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तफ्तीश शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक तनातनी की तलवारें तन चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि रिंकू शर्मा जो कि मृतक है, उनके भाई से बात की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए मन्नू शर्मा रिंकू के भाई हैं। मन्नू, क्या हुआ था? पूरी वारदात बताएं। ये लोग हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी।
तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियाँ दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी, क्योंकि हम आपस में ही फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को, पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। कितने लोग आए थे? पूरी ये पांच भाई हैं, पांचों के पांचों मंगोलपुरी में रहते हैं, 5 थे, 5 के बच्चे थे और इनकी बीवियां थी। एक ही परिवार के लोग? हाँ जी, ये 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? मंगोलपुरी में रहते हैं। अच्छा, पुलिस ने ये कहा कि ये तो कोई पार्टी वार्टी में, कहीं बर्थडे पार्टी में झगड़ा? फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वो 5-10 मिनट पहले भागे भागे घर आए कि ये ऐसे मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो और ये पीछे से मारते मारते घर आ रहे थे भैया को, तब भैया भागे भागे आए तो बात हुई। भैया के फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वहाँ बर्थडे पार्टी में ये लोग मौजूद नहीं थे, ना इनसे कोई झगड़ा था। भैया को जैसे ही इन्होंने अकेला देखा तो ये भैया के पीछा करते करते आए मारने के चक्कर में। और मंगोलपुरी जहां पर ये वारदात हुई वहां से जुड़ गए हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, पूरा मामला अब सियासी रंग ले चुका है, पुलिस का वर्जन कुछ और है। हमने कुछ देर पहले आपकी वो बातचीत सुनी जो आपने रिंकू शर्मा के भाई से की थी, लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है? क्या ये पूरा मामला धर्म को लेकर है? पहले भी ऐसे झगड़े होते रहे थे? देखिए, पुलिस का यह कहना है कि झगड़ा वहां पर शुरू हुआ, रिंकू बीच बचाव करने आए, किसी दूसरे लड़के का इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ, रिंकू बीच बचाव करने आए थे और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया। लेकिन परिवार इससे इत्तेफाक नहीं रहता। परिवार का ये कहना है कि ये झगड़ा 5 अगस्त से तब शुरू हुआ था और उसके बाद वो लोग धमकी दे रहे थे, लेकिन वो लोग पुलिस के पास नहीं गए जब ये चंदा मांगने के लिए निकले हुए थे। अब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमें शिकायत मिली थी, हमने तुरंत FIR दर्ज की और 4 आरोपियों को, जो नाम पहले बताए गए थे, उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो भी परिवार शिकायत कर रहा है उनका कहना है वो भी इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस का कहना है कि वो सारी चीजें भी आएंगी। इसके अलावा कई वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, उन वीडियो की भी तफ्तीश हो रही है, उनकी भी जांच की जा रही है। आप देखिए, यहाँ पर हम मौजूद हैं और पुलिस यहाँ पर है, पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हम आपको उस गली में दिखाते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ अब यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर काफी संख्या में आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। तो जो परिवार का बयान है और जो पुलिस का कहना है, उन दोनों ही लाइन पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और पुलिस सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि दरअसल इसके पीछे की सच्चाई क्या है। रुक करेंगे अगली खबर का। बंगाल के चुनावी युद्ध में आपको बता दें, बीजेपी ने जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया है। कूच बिहार के मंच से अमित शाह ने जिस ताकत से जय श्री राम का शंखनाद किया, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी किस हद तक श्री राम के आसरे है। बीजेपी के श्रीराम काट की काट में ममता दीदी भी हमले बोल रही हैं। लगातार परिवर्तन रथ यात्रा को रावण यात्रा बताकर जवाब भी दे रही हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। নিজেদের একবার বলবেন, রাবণ সীতা হরণ করেছিল রথে চড়ে, সেই রথটাও কি আপনারা চালাচ্ছেন? जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल की चुनावी जंग में अब सीधे सीधे भगवान पर घमासान। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? अमित शाह ने इस जंग का दायरा तय कर दिया है। बंगाल में ममता राज पर रण होगा। नागरिकता कानून पर हमलों की बौछार होगी। मां माटी मानुष पर मुकाबला होगा। लेकिन बंगाल के चुनावी युद्ध में धर्म पर भी धुआंधार होने जा रहा है, जिसकी झांकी अमित शाह ने दिखा दी है। माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को बहकाते कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। आपकी नागरिकता नहीं जाएगी।
उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। जिस सूबे में अल्पसंख्यकों की निर्णायक आबादी हो, वहां जय श्री राम पर होता ये चुनावी जय घोष इस बात का सबूत है कि बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है। जय श्री राम! तैयारी ममता बनर्जी की तरफ से भी पूरी है। पता है कि श्री राम के सहारे बीजेपी न्यू बंगाल का ताना बाना तैयार कर रही है। ममता बनर्जी को भी जहां मौका मिलता है वो काउंटर हमले से चूकती नहीं है। প্রতিবাদ টানি আমি পুরীতে গেলে জগন্নাথ দেবের পুজো দিই, আমার বাড়িতেও পুজো হয়, পুরীর দৈত্যপতিরা আমার বাড়িতে এসে পুজো করে যান। আমরা জানি এসব। আমরা জগন্নাথ দেবকে পুজো করে বলি ওং নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমন্তনে বলভদ্র সুভদ্রাভাং জগন্নাথায় তে নমো। আর এরা কি করে? বিজেপির নেতারা এখন জগন্নাথ সেজেছে, বলরাম সেজেছে, সুভদ্রা সেজেছেন, ওনারা এখন রথ চড়ু চড়ু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। बीजेपी ने राम के नाम पर शुरू हो चुके राजनीतिक रण के तर्क तैयार कर लिए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमित शाह ने विस्तार से बताया कि श्री राम के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, तो ममता ने भी सियाराम की महिमा बताई। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका साथ कौवा बोले, क्या जो है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। अब दीदी नहीं है बोलने में, मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। श्री राम के नाम पर इस शंखनाद की गूंज आपको आने वाले दिनों में और तेज सुनाई देगी। बड़ी बात नहीं कि बंगाल के महाभारत में मजहब सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। आज तक ब्यूरो।